चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप कैसे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। और शायद 100 में से 90 लोग ये बोलना चाहेंगे कि मैं वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टर बनना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि वॉरेन बफे के 3 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन से हैं और उनको कैसे यूज़ करके हम कैसे एक अच्छे स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं आने वाले दिनों में। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफे के 3 गोल्डन रूल्स के बारे में, जो हमें बताते हैं कि एज ए इन्वेस्टर अगर आप उनको इनकॉर्पोरेट करते हो तो आप एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो और एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर बन के एक बहुत अच्छा स्टॉक चूज़ करके आप बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले रूल की कि वॉरेन बफे का सबसे पहला रूल कौन सा है इन्वेस्टमेंट के बारे में और एज ए इन्वेस्टर आप उससे क्या सीख सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले रूल की बात करूं तो वो टाइम से रिलेटेड है। अब ये टाइम क्या है और टाइम से रिलेटेड वॉरेन बफे का रूल क्या है। तो दोस्तों, एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब भी आपके दिमाग में टाइम आता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आते होंगे। सबसे पहला, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। वो सबसे सही टाइम कौन सा है जब मुझे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और सबसे सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुझे कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चंस को हम वॉरेन बफे के रूल के साथ रिलेट करके इन 2 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो वॉरेन बफे यहाँ पे ये बोलते हैं देयर इज़ नो राइट टाइम टू इन्वेस्ट एंड राइट टाइम इज़ टुडे। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का दिन आज का दिन है। मतलब कि जब आपको लगा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा है और आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, आपने खुद को कन्विंस कर लिया कि उसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में वो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो उस केस में आपको एक अच्छे टाइम का वेट नहीं करना चाहिए। बट जब आपको लगा कि वो अच्छा स्टॉक है, आपको उसी दिन उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे आप बहुत से क्वेश्चन और पूछना चाहते होंगे कि मैं किसी भी दिन जाके किसी स्टॉक को क्यों बाय कर लूं, बल्कि मैं ये भी तो कर सकता हूं कि किस दिन मार्केट नीचे जाएगी मैं उस दिन उस स्टॉक को बाय करूंगा ताकि मुझे कम दाम पे वो स्टॉक मिले और उसमें मैं ज़्यादा रिटर्न कमा सकूं। लेकिन दोस्तों, ये स्पेकुलेट करना कि मार्केट एक दिन नीचे जाएगी और आपको उस स्टॉक में कम दाम मिलेगा, वो बहुत रिस्की हो सकता है। मुझे यहाँ पे वॉरेन बफे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट याद आता है जो इस क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छे से रिलेट होता है। तो वॉरेन बफे कहते हैं, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस रेदर देन बाइंग अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। तो अगर एक बहुत अच्छी कंपनी है आप उसको फेयर प्राइस पे बाय कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बुरा होगा कि आप एक नॉर्मल सी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्राइस पे बाय कर लें। अब मैं बात करता हूँ टाइम के अंदर दूसरे क्वेश्चन की, जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं। हम हर बार सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पे वॉरेन बफे बोलते हैं कि सबसे अच्छा टाइम होराइजन जब तक आपको इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में करके रखनी चाहिए वो आपका लाइफ टाइम होना चाहिए। मतलब कि आपको एक ऐसे बिजनेस को चूज़ करना चाहिए जिसको आप अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी सेल करने के बारे में ना सोचें। क्योंकि शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस बाय कर रहे हैं, आप उसमें अपनी हिस्सेदारी बाय कर रहे हैं। और जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो क्या आप सिर्फ प्राइस के बेस में कुछ जज कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस बिज़नेस को बहुत अच्छे से समझें और समझने के बाद अपने आप को कन्विंस करवाएं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें बिना सोचे समझे कि मार्केट एक दिन नीचे जाएगी तब आपको कम दाम में मिलेगी। अगर आपको अच्छी कंपनी मिलती है आप डायरेक्टली उसको इन्वेस्टमेंट करें उसी दिन ही जिस दिन आपने खुद को कन्विंस कर लिया। और आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होना चाहिए वो इतना लंबा होना चाहिए कि आपको कभी भी नहीं लगे कि आपको वो कंपनी को सेल करना है। अब मैं आता हूं सेकंड इंपॉर्टेंट रूल पे, लेकिन उसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आपको अपना स्टॉक कैसे चूज करना चाहिए। एक रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछता है हर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाके कि मैं एक अच्छे स्टॉक को कैसे चूज़ करूं, कि क्या मुझे एक अच्छा स्टॉक चूज़ करने से पहले क्या मुझे फाइनेंस की नॉलेज या अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर मुझे फाइनेंस या अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो मैं क्या इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ वॉरेन बफे की। तो वॉरेन बफेट ये बोलते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंस या अकाउंटिंग की उतनी ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपको बिजनेस समझ में आता है या नहीं समझ में आता। तो अगर आपको कोई भी एक अच्छा बिजनेस समझ में आता है तो आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छे से आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
लेकिन अब सबसे बड़ा यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये समझ में नहीं आता लोगों को कि मैं बिजनेस को कैसे समझूं। मेरे सामने 8 या 10 तरह के बिजनेस होंगे, मुझे कौन सा बिजनेस को पहले समझना है। तो उसके लिए भी वॉरेन बफे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे में बताते हुए वॉरेन बफेट ये बोलते हैं कि अगर आपको अपना सबसे पहला स्टॉक चूज करना है और आपको बाकी बिजनेस बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, तो सबसे पहले जो आपकी कॉम्पिटेंस है, जैसे कि मान लो अगर आप एक एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं और आपको एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से समझ में आता है कि एग्रीकल्चर कैसे काम करता है, और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो क्यों कर सकती है, क्योंकि आपको इन एंड आउट पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे काम करता है। तो अगर उस केस में मुझे अपना सबसे पहला स्टॉक चूज़ करना है तो मुझे सबसे पहला स्टॉक एग्रीकल्चर सेक्टर से चूज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसका बिजनेस कैसे परफॉर्म करता है, और उसके बिजनेस को समझने के बाद अगर मुझे वो कंपनी अच्छी लगती है तो मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग वॉरेन बफे के दो बहुत ही अच्छे रूल हैं जिनको वो ऐसे बताते हैं कि उनका सबसे पहला रूल है नेवर लूज़ मनी, और इसके बाद वो अपना सेकंड रूल बताते हैं कि नेवर फॉरगेट फर्स्ट रूल, कि कभी भी पैसा लूज़ मत करो और हमेशा ये पहले रूल को हमेशा याद रखो। तो जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि आपको एक बहुत अच्छी कंपनी चूज़ करनी है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और अगर आपको एक बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनेंस या अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बिजनेस सेंस होनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो कंपनी का बिजनेस कैसा है, वो कंपनी अपना ऑपरेशंस कैसे रन करती है और आने वाले दिनों में वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। अगर आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस क्लियर हैं तो आप एक अच्छा स्टॉक चूज़ कर सकते हैं और उसमें बिना सोचे एक बहुत ही लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे एक और कोट याद आता है वॉरेन बफे का, और ये चीज़ बोलते हैं कि आपको हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देखना चाहिए। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि सब लोग तो मुझे यही बोलते हैं कि जब भी आप एक अच्छा स्टॉक चूज़ करते हो तो आपको देखना चाहिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा आता है, जो कि आपको ये बताता है कि अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आपको रिटर्न कितने का मिलता है। लेकिन वॉरेन बफेट यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखना चाहिए। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें ये बताता है कि मेरे लिए कितना सेफ है कि जिस बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको मैं कितने लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकता हूँ। मान लो कि मैंने कंपनी को चूज़ किया, उसमें बहुत अच्छी स्टेबिलिटी नहीं है और वो आने वाले दिनों में मे बी 1 साल में अच्छा परफॉर्म करेगी, उसको देख के मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा कि उसमें अच्छा हो सकता है आने वाले 1 साल में, और मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन 1 साल के बाद वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो यहाँ पे आपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा तरीके से निगलेक्ट कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कंपनी की स्टेबिलिटी को भी देखें और देखें कि आने वाले 10 या 15 साल के लिए अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हैं तो वो कितना स्टेबल रहेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क कितना है। जब आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक पर्टिकुलर बिजनेस को लेके, उसके बाद आप उस बिजनेस में बिना सोचे समझे उसी दिन जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की। तो वॉरेन बफेट अपने थर्ड प्रिंसिपल में बोलते हैं कि ऑलवेज चूज कंपनीज विद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन सी कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कि मुझे हेल्प कर सके एक बहुत ही अच्छा स्टॉक चूज करने में। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि वो कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं है। अगर मैं बात करूं वो 2 तरीकों के बारे में, तो वो 2 तरीके होंगे, पहला थोड़ा सा थ्योरेटिकल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पोर्टर 5 फोर्सेस के बारे में, जो कि एक मॉडल है जो आपको डिसाइड करने में बहुत हेल्प कर सकता है कि कौन सी कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। दूसरा तरीका है अवेयरनेस का और प्रैक्टिकल नॉलेज का, जिसमें आप थोड़े से एक्स्ट्रा अवेयर होके डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है विदाउट गोइंग इनटू एनी मॉडल। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट ये बोलते हैं कि जो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है उनका ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे 2 सिंपल क्वेश्चन पूछूं, सबसे पहला कि अगर मैं रनिंग शूज़ की बात करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहला ब्रांड कौन सा आता है? और हो सकता है कि हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हों कि जिनके दिमाग में सबसे पहला नाम नाइकी का आता होगा। अगर वहीं पे मैं किसी फास्ट फूड चेन की बात करूं जहां पे आप जाके खाना पसंद करते होंगे, अगर मैं उसके नाम की बात करूं तो आपके दिमाग में शायद मैकडोनल्ड्स या KFC ही आता होगा।
तो जिससे वॉरेन बफेट ये बोलते हैं कि वो उन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिनका ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट को ही ब्रांड के साथ रिकॉग्नाइज करने लग जाता है तो वो कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं तो कोका कोला का नाम आपके दिमाग में आता होगा, जिसमें वॉरेन बफे का एक बहुत ही बड़ा स्टेक भी है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये तरीका जिससे मैं गेस कर सकूं कि कौन से ब्रांड से लोग ज़्यादा एसोसिएट करते हैं वो बहुत ज़्यादा केस टू केस या सब्जेक्टिव भी हो सकता है। हो सकता है कि मेरे दिमाग में एडिडास आता हो, किसी और के दिमाग में नाइकी आता हो, जिससे मैं क्लियर कट आइडिया नहीं ले सकता कि कौन से ब्रांड का ज़्यादा रिकॉग्निशन अच्छा है। तो यहाँ पे एक थ्योरेटिकल मॉडल भी है जिसका नाम है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, जिसका यूज़ करके आप हर बिजनेस को, हर इंडस्ट्री को देख सकते हैं कि उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं पोर्टर 5 फोर्सेस के बारे में बात करूँ तो मेनली आपको 5 चीज़ों के बारे में देखना चाहिए, जिसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि उस कंपनी के पास या उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा है। अगर मैं सबसे पहली चीज़ की बात करूँ तो वो होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, जो आपको ये बताता है कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई नया प्लेयर आना चाहे तो उसके लिए कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं या उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे कि अगर मैं इंडिया के केस में एक सेक्टर की बात करूं, ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, जहां पे मेनली 2 या 3 ही कंपनीज हैं, वहां पे अगर हम थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट देखें तो बहुत ही कम है, क्योंकि वहां पे नए एंट्रेंट का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं? तो वो 2 फैक्टर्स होते हैं फिक्स कॉस्ट। जिस भी इंडस्ट्री में फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे न्यू एंट्रेंट के आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और जैसे कि मैं ऑयल मार्केटिंग सेक्टर की बात कर रहा था तो वो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड सेक्टर भी होता है, तो इसलिए वहाँ पे न्यू एंट्रेंट का आना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा ये देख लें कि वो जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उस इंडस्ट्री में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कैसा है। अगर वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ पे कोई भी एंट्रेंट किसी भी टाइम पे एंटर कर सकता है और वहाँ पे मार्केट शेयर लेके जा सकता है जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। चलिए बात करते हैं सेकंड फोर्स का। और सेकंड फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री सप्लायर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सेकंड फोर्स का नाम है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अगर मैं एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करूं इंडिया के केस में जहां पे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स बहुत ज़्यादा होती है तो इस इंडस्ट्री का नाम है ऑटो सेक्टर। तो आपको किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पे जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो कंपनी से थोड़ा ज़्यादा पैसा चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हैं, और जब सप्लायर्स ज़्यादा पैसा चार्ज करना स्टार्ट करेंगे तो उस कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की, और जब उस कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कंपनी को या तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जिस केस में कंपनी प्राइस नहीं बढ़ा पाएगी तो उस केस में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नीचे को जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ थर्ड फोर्स की तो थर्ड फोर्स है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर आप किसी एक कंपनी को चूज़ किया जिसमें आपको लगा कि उसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से सेल होता है मार्केट में, लेकिन अब आपको ये देख लेना चाहिए कि क्या आने वाले टाइम में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को कोई दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस आकर रिप्लेस कर सकता है। अगर उस प्रोडक्ट या सर्विस को आने वाले दिनों में बाकी प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते तो हो सकता है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी हो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन अगर आपको ऐसा रिस्क लगता है कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आने वाले दिनों में रिप्लेस हो सकता है तो आपको उस कंपनी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस केस में रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट ने रिप्लेस कर दिया तो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, कंपनी के सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, जिसके चलते कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं जिसका इंपैक्ट आपको इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही लेमन एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मान लो कि आज से आप कुछ टाइम पहले तक प्लास्टिक के चम्मच यूज़ करते थे, तो कोई एक कंपनी जो प्लास्टिक के स्पून बनाती थी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते थे, क्योंकि आजकल आके उस प्लास्टिक के चम्मच को वुड के चम्मच ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि लोग आजकल प्लास्टिक को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। उसके अलावा अभी तक जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन लोग आजकल उससे निकल के ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो देख लें तो वो जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो आने वाले दिनों में रिप्लेस तो नहीं हो सकता दूसरे प्रोडक्ट से। चलिए अब मैं बात करता हूँ फोर्थ फोर्स की, और फोर्थ फोर्स ये बोलता है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उस केस में देखना चाहिए कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर की कैसी है। मतलब कि अगर आप एक कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो और जो वो प्रोडक्ट वो कंपनी बनाती है
उसको बाय करते टाइम बायर के हाथ में बार्गेनिंग पावर बहुत कम है तो उस कंपनी का प्राइसिंग पे बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है, जो उस कंपनी को मार्जिन इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ, मान लो एक कंपनी बी है, जब वो अपना प्रोडक्ट सेल करती है तो वहाँ पे उस केस में बायर आके बहुत ज़्यादा बार्गेन करता है प्राइस को लेके, और जब बायर के हाथ में बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है तो बायर ट्राई करता है कि उस प्रोडक्ट को कम दाम में खरीदे, और जब वो लेस प्राइस में बाय करेगा तो कंपनी का सेल्स का जो वैल्यू है वो नीचे को जाएगा, जिसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नीचे को जाएगा और एज अ शेयर होल्डर आपको उस केस में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ और लास्ट फोर्स की, तो वो बताता है राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स। अब मान लो कि एक इंडस्ट्री है जिसकी एक कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 3 ही कंपनीज हैं, और वो 3 कंपनीज की आपस में बहुत ज़्यादा राइवलरी है और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन में जाते हैं, जिसके चलते वो प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं अपने प्रोडक्ट का। अब मान लो कि किसी एक इंडस्ट्री में जब 2 या 3 ही कंपनीज होती हैं और एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचती है, तो दूसरी कंपनीज को भी अपना प्राइस कम करना पड़ता है, और जब राइवलरी बहुत ज़्यादा होती है तो हर कंपनी अपना प्राइस कट करना स्टार्ट कर देती हैं। और अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री के एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो कि जहाँ पे राइवलरी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में कंपनी को हो सकता है कि आने वाले टाइम में प्राइजेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, और जिस केस में कंपनी प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो कंपनी का कंट्रोल उसके P&L के ऊपर उतना अच्छा नहीं रहता, जो एज अ शेयर होल्डर आपको अच्छे से इम्पैक्ट नहीं करता। तो पोर्टर 5 फोर्सेस बताता है कि अगर आप ये 5 चीज़ों का ध्यान रख लें एक अच्छी कंपनी को और एक अच्छी इंडस्ट्री को चूज़ करते टाइम, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप जो वॉरेन बफेट ने बोला था कि आप एक ऐसी कंपनी को चूज़ करें जिसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अच्छा हो, तो पोर्टर 5 फोर्सेस का यूज़ करके आप उस गोल्डन रूल को अचीव कर सकते हैं। आप एक ऐसी कंपनी को चूज़ कर सकते हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो। तो दोस्तों, ये जो हमने आज वीडियो बनाया था प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था। हमने जो भी एग्जांपल जो भी कंपनीज़ का यूज़ किया ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया। हम कहीं भी किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं करते। तो इस वीडियो को मैं एंड करूंगा आपके लिए क्वेश्चन के साथ कि आपको क्या लगता है कि ये 3 गोल्डन रूल में से आपका फेवरेट गोल्डन रूल कौन सा है, और वो कौन सा रूल है जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ज़्यादा पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, #AskGrow करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।